कि भाई मेरी मेरे पत्नी के गहने लेके चले गए, मैंने सिर्फ एक गहना था जिसका कागजात मेरे पास नहीं था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये डकैती है, खुलेआम डकैती है, मैं क्या करूं उसको। तो आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, बट इसकी क्या गारंटी है कि जहां छापे मार रहे हैं वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ मार रहे हैं, अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, सारी समस्याएं के मूल में एक ही बात है कि हमारी जो अफसरशाही है, पुलिस की व्यवस्था है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, ये बिल्कुल ही स्पाइनलेस हो चुकी है। मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कानून में रुका गया है कि आप एक ही राजनीतिक दल के लोगों को पीछे जाएंगे और बाकी लोगों को छोड़ देंगे, या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी पीछे इंक्वायरी नहीं होगी। ऐसा किसी भी पीएमएलए में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी आईपीसी में नहीं लिखा हुआ है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं कहीं पर तो राजनीतिक दबाव तो है ही, क्योंकि जो डेटा हमारे पास तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। ये हम हमेशा ये तर्क ले सकते हैं कि ये भी कहना मुश्किल है कि क्या जो कार्रवाई हो रही है वो सच है या गलत है, ठीक है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, जिस दिशा में हो रही है, उसको तो डेटा है कि आज की तारीख में जो अगर 95% ईडी या सीबीआई के रेट जो है सिर्फ अपोजिशन लीडर्स पर है। 2014 के पहले ये संख्या 50 के आसपास थी या 54% थी। और भी एक डाटा मैं देता हूँ कि आज की तारीख में जो रेड हो रहे हैं, तो रेड में अब वो रेड करने के बाद जो एक्चुअल वो कंप्लेंट में जो कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्सन रेट मात्र 23% है ईडी का। मैं रिपीट करता हूँ, अगर 100 जगह वो रेड करते हैं तो उसमें से 23 जगह वो कंप्लेंट फाइल कर पा रहे हैं। ये रेशियो जो था 2014 के पहले 93 था, यानी कि 100 में 93 कंप्लेंट, यानी कि 193 जगह रेट सही मानी गई थी 2014 में। ये डाटा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आज की स्थिति क्या है कि आप 100 जगह रेट करते हैं, उसमें 23 जगह कंप्लेंट फाइल होती है। ये सारा एफिडेविट दिया हुआ है। तो हमें स्पष्ट दिखता है कि इस चीज की आड़ लेके कि ठीक है, थोड़ा मतलब अगर स्पोक है तो आग भी हो गई, ठीक है, ये तर्क है, लेकिन इस तर्क का नुकसान है ना इस सिस्टम में, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर अपोजिशन के लीडर ही सीधे सीधे ईडी के अंदर में, सीबीआई के अंदर में जाए, खास करके ईडी के अंदर में, जहां बेल मिलना बिल्कुल मुश्किल है, उसके जो ट्विन टेस्ट का जो सेक्शन 45 में जो कंडीशंस है वो मीट नहीं हो पाता। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए मिनी ट्रायल विदाउट लेइंग एनी एविडेंस। वो एक ड्रैकोनियन प्रोविजन है, उस ड्रैकोनियन प्रोविजन में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर भी लगा दी है। तो अब इस कारण से क्या हुआ कि ईडी सबसे शक्तिशाली हो गया, क्योंकि ईडी पीएमएलए एक्ट को ऑपरेट कर रहा है, सीबीआई जो एक्ट को ऑपरेट कर रही है। तो सीबीआई के केस में आपके पास जो सीआरपीसी के जो कंडीशंस हैं वही मीट करने आवश्यक है बेल के लिए, लेकिन पीएमएलए में आपको जो सीआरपीसी के कंडीशंस प्लस जो स्पेशल कंडीशंस पीएमएलए एक्ट के अंदर जो है, उसको ट्विन कंडीशन सेक्शन 45 बोलते हैं, वो भी है। तो सबसे आसान अभी आज की तारीख में सत्ताधारी दल के लिए क्या होगा, चाहे कोई भी सत्ताधारी दल हो, वो क्या करेगा, अपोजिशन के पास ईडी को भेज देगा। अब ईडी अगर उसको अरेस्ट कर देती है तो उस अरेस्ट तो कर लिया, अब उसमें बेल का मतलब ये है कि प्राइमा फेसी जो केस उसके अगेंस्ट नहीं है, ऐसा जज को लगना चाहिए। और कैसे जज को लगेगा जब कोई एविडेंस ही उसमें नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा होता है। तो एक अजीब टाइप का सिचुएशन है जिसमें मतलब मुझे लगता है कि किसी भी स्वस्थ समाज में या कोई भी डेवलप डेमोक्रेसी में इस तरह के कानून की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। भारत जैसा ही देश है जहां हर आदमी फ्रीडम की बात करता है, लेकिन एक दूसरी तरफ से जो ड्रैकोनियन कानून की तारीफ भी करता है, क्योंकि वो कानून उस पर नहीं लगाए गए हैं। अगर कानून उस पर लगाए जाएंगे तब वो फ्रीडम की बात करेगा। आज यही भाजपा है सरकार में, कल हो सकता है कि इन्हीं सरकारी भी जो तंत्र है उसका उपयोग या दुरुपयोग दूसरी सरकार करेगी। राकेश, एक सवाल यहाँ पे है कि ईडी अचानक काफी लाइमलाइट में आ गई। 2014 के पहले ईडी के बारे में बहुत कम सुनाई पड़ता था, तो ऐसा क्या हुआ कि ईडी अचानक इतनी ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रही है? सीबीआई बिल्कुल बैक बर्नर पे चली गई है, दूसरे एजेंसीज के बारे में उतना ज्यादा नहीं सुनते, लेकिन ईडी 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 जिसके बारे में 14 के पहले बिल्कुल नहीं सुनते। आपको अस्तुजी मैंने कहा ना कि ईडी के पास ज्यादा पावर, ईडी स्पेशल एक्ट को ऑपरेट कर रही है, पीएमएलए के स्पेशल एक्ट है जिसमें आपको पकड़ के अंदर रखा जाएगा। इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए या 6 महीने के अंदर फाइल देते हैं। आदमी सालों साल जेल में सड़ सकता है। तो ईडी के थ्रू हम किसी भी आदमी को जेल में डाल सकते हैं बगैर ट्रायल के, और वो बेल एप्लीकेशन उसको मतलब डालते रहेंगे, वो रिजेक्ट होती रहेगी। क्योंकि ईडी में अगर ये पॉलिटिकल मैटर है
तो आपको मैं बता दूं, लोअर जुडिशरी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेल दे। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीजीआई ने एक इंटरव्यू में कहा है, उसका वीडियो हमने देखा है कि लोअर कोर्ट बिल्कुल टूथलेस हो गई है और पूरे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बेल पिटिशन लगे हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बेल पिटिशन ही रहेंगे तो फिर हायर जुडिशरी का मतलब क्या रहेगा? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इशू है तो कौन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेल दिखाएगा? लेकिन लोअर जुडिशरी में आप कैपेसिटी नहीं बेल देने के लिए, और ईडी के कानून के अंदर बेल देना बिल्कुल मुश्किल है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में जाता है, ईडी के अंदर अगर गया, तो लोअर जुडिशरी में उसको समय लग जाएगा 6 महीना, उसमें नहीं उसको बेल मिलेगी, फिर हाई कोर्ट भी बेल नहीं देगी और सुप्रीम कोर्ट भी देगी ही नहीं देगी। तो अगर उस बेल लेने की प्रक्रिया में तो 3 साल वो चला गया। अगर चुनाव के पहले अगर किसी अपोजिशन के कुछ नेताओं को अगर ईडी अपने अंदर गिरफ्तार कर लेती है, तो सिंपल प्रक्रिया में ही उसको बेल मिलने 2 साल निकल जाएगा। तो 2 साल तो वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाया। जैसे हमारे पुराने साथियों ने कहा कि जैसे धन संग्रह करने का किसी का काम होता है, चुनाव मैनेजमेंट करने का काम होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सत्ताधारी दल है, जब वो चुनाव में जाएगा तो उसके पास ईडी नाम का एक ऐसा यंत्र या संयंत्र है जिसका उपयोग करके वो लेवल प्लेइंग फील्ड को चेंज कर सकता है। यानी कि अपोजिशन के काफी लोग जो है या तो अंदर होंगे, या जो अंदर नहीं है, बाहर है, वो अंदर को छुड़ाने में लगे होंगे, तो उनका सारा अटेंशन, उनका सारा कैंपेन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी कारण से आपको याद होगा सुशील जी कि मार्च महीने के आसपास में 14 दलों ने एक कंबाइंड एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, जिन्होंने उसमें कम से कम ईडी के मैटर में कहा था कि उसको हार्मोनाइज किया जाए, कि ठीक है ट्विन कंडीशन है, फलाना ठिकाना दुनिया भर की चीज है, लेकिन कम से कम हार्मोनाइज तो कीजिए। जो सेक्शन आर्टिकल 21 के साथ कहीं से कहीं उसका कुछ तो दिखना चाहिए असर, जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम का। तो यहाँ तो ये आर्टिकल 21 की कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल 22 का कुछ नहीं है। आर्टिकल 22 बोलता है कि आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। पीएमएलए का सेक्शन 50 बोलता है कि आपको बोलना पड़ेगा, लगेगा आपको झूठ बोल रहे हैं तो उसके कारण आपको अलग सजा हो सकती है। तो ये इस तरह का कानून है। मतलब आपके कहने में कि ईडी का इस्तेमाल जो है वो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने में आता है। बट आजाद साहब, एक सवाल और मेरा आपसे महत्वपूर्ण, उसके बाद मैं शीतल जी और विनोद जी के पास जाता हूं। सवाल इस बात को लेकर ये कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, 3 बार उनको एक्सटेंशन मिला। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जो एक्सटेंशन दिया वो इलीगल है। और अब एक नई खबर आ रही है, खबर इस बात को लेकर आजाद साहब आ रही है कि दरअसल उनको शायद चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया जाए और ईडी और सीबीआई उनको रिपोर्ट करे। क्या कोई ऑफिसर इतना इंडिस्पेंसिबल हो सकता है किसी सरकार के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं इंडिस्पेंसिबल हो सकता है, बल्कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कोई अपॉइंटमेंट जरूर होगा, क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है उन पे बहुत ज्यादा उनको विश्वास है। और मैं समझता हूँ, देखिए विदेश में भी आशुतोष अगर आप देखें तो एफबीआई के जो चीफ होते हैं, या उनको ये एक नॉर्मल आदमी है, वो कोई प्रोफेशनल इसके नहीं है। तो अगर आप चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई बनाना चाहते हैं, आप उनको मंत्री का ओहदा दे दें, वो बेहतर है। लेकिन एक टेक्निकली एक गलत चीज जो इसमें हो रही है कि ईडी के अफसरों के बारे में कि क्या वो पुलिस अधिकारी हैं, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन उठा है, डिबेट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनको पीएमएलए के तहत ये अधिकार जो है मिले हुए हैं, लेकिन क्या वो पुलिस अधिकारी है? नहीं। तो इसलिए ईडी के जो चीफ संजय मिश्रा हैं पुराने, उनको सीबीआई का भी ऊपर ये बना देना सुप्रीटेंडेंस, ये गलत है। हाँ, अगर आप उनको एक बिल्कुल ही रिटायरमेंट के बाद एक ओहदा दे दें, जैसे कि जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ओहदा है, उसके ऊपर ये दोनों की निगरानी करें, तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का टाइटल जो है, इस हिसाब से वो गलत होगा, ये मैं बट ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा था कि क्या भाई आपके पास इनके अलावा कोई दूसरा काबिल अधिकारी नहीं है? देखिए, इसके बारे में मैंने पहले ही कहा था, किसी अधिकारी को ये हक नहीं है, किसी को अधिकारी को ना, ये सरकार को चाहिए कि 3 साल के बाद किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे रखे। लेकिन आज जो आप स्थिति देख रहे हैं आशुतोष जी, वो आप देख रहे हैं। हम ईडी अधिकारी के बारे में इसलिए बात करते हैं कि वो छापा मार रहे हैं, सब लोग उससे व्यथित हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए होम सेक्रेटरी को क्या 4 साल 5 साल देने की आवश्यकता है? क्या काम है होम सेक्रेटरी का? एक कोऑर्डिनेशन करने का है, इंस्टीट्यूशनल वर्क तो उनका है नहीं, वो पुलिस अधिकारी है नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या रोल है? 5 साल से वो उसी अवधि में उसी पोस्ट पे है,
कोऑर्डिनेशन करते हैं। आपको मालूम है कि एसपीजी चीफ रिटायरमेंट के बाद उनको एक और साल दिया गया है, 6ठा या 7वां साल, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया को बाधित कर रहा है, बल्कि इतने अच्छे अधिकारी हैं आईएएस में, आईपीएस में, जिनकी राह जो है बिल्कुल अवरुद्ध हो चुकी है, वो उसी पोस्ट पे जा ही नहीं सकते हैं। आप बताइए 5 साल अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी रखिए, 5 साल आप होम सेक्रेटरी रखिए, तो इतने आईएएस अधिकारी हैं, उनके करियर प्रोग्रेशन का क्या होगा? तो ये तो मैं मानता हूँ सर्वथा गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके साथ जो राजनीतिक जो पीछे जो उसका जो एम है, वो तो और भी गलत है। ये तो इससे स्पष्ट है, मैं पहले ही मानता हूँ। तो आजाद साहब, इसका जो इंस्टीट्यूशन है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? ब्यूरोक्रेसी में इस पर क्या फर्क पड़ेगा कि भाई एक ऑफिसर को एक बैक टू बैक एक्सटेंशन मिला जा रहा, तो एज एन इंस्टीट्यूशन कितना अफेक्टेड होता है, कितना इंपैक्टेड होता है इससे? एज इंस्टीट्यूशन देखिए, पहले भी कई अधिकारी जो बहुत ही होनहार अधिकारी हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बने। क्यों? कि 5 साल तक खा जाते हैं ये कैबिनेट सेक्रेटरी। पहले पीके सिन्हा साहब थे, उनके पहले चंद्रशेखर जी थे, वो 5-5 साल खा जाते हैं। तो 5-5 साल अगर आप खा जाएं, जबकि आपके 2 साल की अवधि है, तो पिछले जो आदमी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि बन सकते थे कैबिनेट सेक्रेटरी और या होम सेक्रेटरी, तो उनका जो चांस है वो तो मारा जाएगा। और सवाल ये है, अगर एक कैबिनेट सेक्रेटरी कोई बिल्कुल ही होनहार या ब्रिलियंट आदमी बनता है तो कोई बात है, या तो सरकार ये बताए कि इन होम सेक्रेटरी में या कैबिनेट सेक्रेटरी में क्या एक विशेष हुनर है जिसके चलते इनको रखा गया है, तो ऐसी बात नहीं है। उसी तरह ईडी का सवाल है, कितने होनहार ईडी के अफसर हैं जो आराम से ये कार्य कर सकते हैं, जिनका की चांस मारा जा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।